हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10th हिस्ट्री का 7 चैप्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले के जो पार्ट्स है उसमें हमने जाना था कि वर्ल्ड वॉर है क्या, ठीक है, कौन सी कंट्रीज जो है इस वॉर्स को का हिस्सा थी और उसके साथ साथ ये वर्ल्ड वॉर हुआ कब से कब। तो अगस्त 1914 से नवंबर 1918 के बीच में ये युद्ध हुआ। तो युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ, बहुत छोटी सी घटना हुई और वो घटना जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व में एक वॉर का रूप उसने वो कर लिया, एक विद्रोह का उसने रूप वो कर दिया। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देख ली थी और अब जो है हमको इस पार्ट में हमको देखना था कि ये वॉर हुआ क्यों। तो व्हाई डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन, तो क्या वो था कि क्या वो कंडीशंस उस समय बन रही थी, क्या वो सिचुएशंस उस समय बन रही थी, क्या एक छोटी सी घटना ही पूरे इस वर्ल्ड वॉर का रीजन था, ये हमको देखना है। इन द ब्रीफ इट कैन बी सेड दैट 19th century saw the establishment of nation state that were not democratic with power continuing to remains in the height of allied classes। तो अगर हम देखें तो हम ये जान सकते हैं कि 19th century में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेशन स्टेट्स थे जो डेमोक्रेटिक नहीं थे और वहाँ पे क्या था, जो पावर्स थे वो किनके पास थी, अलाइड क्लासेस। अलाइड क्लासेस मतलब जो रईस लोग हैं, रईस है ना, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके हाथ में पूरी पावर्स थी नेशन की। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी वाला कोई सीन नहीं था इन नेशन स्टेट्स में। तो दिस वाज द टाइम व्हेन ऑल द नेशन वेर इंडस्ट्रियलाइजिंग रैपिडली लीडिंग टू इंटेंस competition between them. The newly emerging countries were trying to create their own space which naturally upset the existing power balance between the countries। तो ये उस समय था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था मतलब इंडस्ट्रीज आते जा रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो हम जानते हैं 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसके कारण कॉम्पिटिशन बहुत था। नेशन स्टेट जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन था। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस के बेस में, लिंग्विस्टिक के बेस में अपने एक नेशन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो नेशन स्टेट्स हैं, ये जो नई नई कंट्रीज आ रही थी, ये अपना एक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे जो एग्जिस्टिंग पावरफुल कंट्रीज हैं उनको थोड़ा धक्का लग रहा था कि ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन many communities in the established empires were struggling to gain independence and establish their own nation which posed threat to this empire. This too contributed by upsetting the international equilibrium। और ये वो भी टाइम था जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है अपने एम्पायर्स खड़े कर रही थी और उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था, ठीक है, उस समय वो इंडिपेंडेंस चाह रही थी और अपना जो नेशन है, एस्टैब्लिश देयर ओन नेशन, ताकि वो जो ये एम्पायर्स है उसके थ्रेट से बच सके। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम था ना, वो भी क्या होते जा रहा था, डिस्टर्ब होते जा रहा था। व्हेन द आउटब्रेक ऑफ वॉर सीम्स इनविटेबल, मेनी नेशन साइन treaties with each other. A minor clash between two nations soon escalated into a world war as a treaty signatory sparked to each other difference। तो अब जो है सिचुएशन पूरे विश्व में ऐसी थी कि अब ये लग ही रहा था कि जो वॉर है इनविटेबल, मतलब उसको रोका नहीं जा सकता। जो वॉर है जो चालू होने वाला है उसको अब रोका नहीं जा सकता। तो उससे पहले ही, वॉर से पहले ही जो नेशंस है उन्होंने अपनी तैयारी कर ली और उन्होंने सीक्रेटली जो है कुछ ट्रीटी साइन कर ली, कुछ एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें अगर फंसता हूँ, मतलब मेरे ऊपर कोई हमला करता है तो तुम मेरी मदद करना, तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरीके का ट्रीटीज उन्होंने साइन कर ली ताकि जब भी वॉर आए तो वो एक दूसरे का डिफेंस कर सके, बचाव कर सके। दिस इवेंट happened in quick succession because the ultra nationalism and militarism has taken root and spread across Europe. People were ready for war। तो ये जो इवेंट है ये क्विकली होने वाला था क्योंकि जो अल्ट्रा नेशनलिज्म है, मिलिट्रिज्म जो है, उसका जो हमने देखा इससे पहले वाले सेक्शन में कि वो कितना पावरफुल हो गया था, मिलिट्रिज्म और अल्ट्रा नेशनलिज्म। तो लोग जो है वो भी वॉर के लिए रेडी थे, वो भी तैयार थे कि हमको जब भी मतलब वो करे तो हम लड़ाई लड़ लेंगे। बट एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर बिकम स्ट्रांगली अपरेंट टू देम, देयर एंथुसिज्म गेव द वे टू रेज अगेंस्ट देयर मिलिट्री रूलर्स। तो जैसे कि वॉर आया, ठीक है, स्ट्रांगलिंग मतलब
जैसे ही स्टार्ट होने लगा तो इनका जो एंथेसिज्म था, इनके जो जोश थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो मिलिट्री रूलर्स हैं उसके अगेंस्ट हो गया। तो मेजर एपिसोड्स देखना है हमको वर्ल्ड वॉर में, तो वर्ल्ड वॉर में क्या 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 कैसे कैसे हुआ ये हमको देखना है। तो हम जब स्टार्ट किए थे, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने देख लिया था कि आर्च डुक, ठीक है, आर्च डुक को क्या कर दिया गया था, एसिनेट कर दिया गया था। उसके कारण जो है ये एक स्पार्क था वर्ल्ड वॉर के लिए। तो फॉलोइंग द एसिग्नेशन ऑफ आर्चड्यूक, ऑस्ट्रिया हंगरी लॉन्च्ड एन अटैक ऑन साइबेरिया। तो हमने देखा था कि कोई साइबेरियन नेशन का जो बंदा है उसने क्या किया था, आर्चड्यूक को क्या कर दिया था और उसकी वाइफ को क्या कर दिया था, एसिनेट कर दिया था। तो इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया साइबेरिया में जुलाई 28, 1940 में। तो रशिया रश टू साइबेरियास एड एंड अटैक ऑस्ट्रिया। तो रशिया जो है वो किसके पक्ष में गया, साइबेरिया के पक्ष में गया, उसके बचाव में गया और उसने फिर ऑस्ट्रिया में अटैक किया। और फ्रांस अनाउंस, उसने सपोर्ट किया रशिया को, ठीक है। तो रशिया साइबेरिया के एड में आया, रशिया का जो है दोस्त फ्रांस वो उसके बचाव में आया। तो जर्मन डिक्लेयर वॉर अगेन रशिया ऑन अगस्त 1। अब जर्मनी जो है उन्होंने क्या किया, रशिया के खिलाफ जो है वॉर अगस्त 1 में डिक्लेयर कर दिया और फ्रांस के खिलाफ अगस्त 3 में। तो जर्मनी डिस्पैच इज ट्रूप्स थ्रू बेल्जियम टू लॉन्च अटैक ऑन फ्रांस। तो जर्मनी ने अपने ट्रूप्स जो है, जो उनकी सेना जो है उसको बेल्जियम के थ्रू लेके गए और अटैक किया फ्रांस में। दिस लेड ब्रिटेन टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी ऑन अगस्त 4। और इससे क्या हुआ, ब्रिटेन को गुस्सा आया कि भाई हमारे तरफ से ये लेके जा रहे हैं सेना, तो इसलिए उन्होंने वॉर कर दिया जर्मनी के खिलाफ अगस्त 4 में। तो ये जो वेब बनते जा रहा था ना, एक जाल बनते जा रहा था वॉर का, तो इसे ही वर्ल्ड वॉर की उपाधि दी गई बाद में। तो इन दिस वे ऑल द मेजर यूरोपियन कंट्रीज एंड देयर ग्लोबल कॉलोनीज वेयर ड्रॉन इनटू वॉर। तो इस तरीके से जितनी भी मेजर यूरोपियन कंट्रीज थी, ग्लोबल कॉलोनीज थी, ठीक है, तो यूरोपियंस के पास बहुत सारी कॉलोनीज थी पूरे विश्व में, तो ये वॉर में चले गए। तो जापान अनाउंस इज डिसीजन टू अपोज जर्मनी ऑन अगस्त 23 while टर्की ज्वाइन द वॉर इन अक्टूबर बाय बॉम्बिंग रशियन पोर्ट्स। तो अब इसमें जापान की एंट्री हुई। तो जापान ने क्या किया, क्या डिसीजन लिया कि वो जर्मनी को अपोज करेगा और इसलिए उन्होंने क्या किया, 23 अगस्त को वो भी वॉर में कूद गए जापान के लोग। उसके बाद टर्की जो है वो अक्टूबर में ज्वाइन किया और उसने रशिया के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे बॉम्ब्स गिराए। तो इटली जो वॉज इनिशियली इन जर्मन अलायंस बट ज्वाइन ब्रिटेन आफ्टर साइनिंग अ सीक्रेट ट्रीटी इन अप्रैल 1950। तो इटली जो है पहले क्या था, जर्मनी के साथ था, जर्मन अलायंस मतलब जर्मनी के साथ एग्रीमेंट में था, ठीक है, उसके साथ उसकी दोस्ती थी, लेकिन बाद में उसने क्या कर दिया, ब्रिटेन को ज्वाइन कर दिया जब उसने सीक्रेट ट्रीटी साइन की अप्रैल 1915 में। अमेरिका वॉज इनिशियली न्यूट्रल। तो अमेरिका से पहले तो न्यूट्रल था, उसको कोई मतलब नहीं था, वॉर वगैरह हो रहा था, लेकिन क्या हुआ देखिए आगे हम देखेंगे कि क्यों जो है अमेरिका को भी इसमें पढ़ना पड़ा। 1917 में क्या प्रोसेस हो रहा था। बट इट हैज स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स विद ब्रिटेन एंड फ्रांस विथ इट्स कंपनीज प्रॉफिटिंग बाय सेलिंग फूड एंड आर्मामेंट्स टू दिस कंट्री। तो अमेरिका न्यूट्रल था उस समय तक, तो लेकिन अमेरिका का बहुत ही अच्छा रिश्ता था, संबंध था ब्रिटेन और फ्रांस के साथ, क्योंकि उनकी जो कंपनीज थी वहाँ जो मैन्युफैक्चर वाले जो प्रोडक्ट्स थे, जो फूड वो बनाते थे और आर्मामेंट्स मतलब जो हथियार वो बनाते थे, वो इस कंट्रीज को सप्लाई करते थे। इट ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट बाय एक्सटेंडिंग वॉर लोन्स टू देम। और उसके बाद ठीक है, उसके साथ साथ वो क्या करते थे, इंटरेस्ट में उन्होंने लोन दे के रखा था। जो भी वॉर ब्रिटेन और फ्रांस में जो लड़ाई, ब्रिटेन और फ्रांस जो लड़ाई कर रहे थे उसके लिए उन्होंने उनको पैसे दिए थे। भाई वॉर है, लड़ाई है, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, है ना, तब तो आप हथियार खरीदोगे, लोगों को दोगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो उसको उन्होंने जो है इंटरेस्ट में लोन दे के रखा था। बट जर्मनी यूज्ड इट पावरफुल नेवल फ्लीट टू डिस्टर्ब ब्रिटेन एंड फ्रांस कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज, सिवियरली अफेक्टिंग देयर ट्रेड एंड प्रिवेंटिंग यूएसए फ्रॉम कमिंग टू देयर एड। तो जर्मनी ने क्या किया, उन्होंने उनके पास पावरफुल जो नेवी फ्लीट थी उससे उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटेन और फ्रांस का जो कॉन्टैक्ट है अदर कंट्री से उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया। तो इससे जो है अमेरिका का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और यूएसए इसीलिए जो है उनके पक्ष में आने के लिए तात्पर्य हो गया, इसलिए वो उसके पक्ष में आ गया। तो जर्मन सबमरीन्स ऑल्सो बिगैन अटैकिंग अमेरिकन शिप कैरिंग गुड्स टू ब्रिटेन। अब भाई अमेरिका अपने सामान जो है वो जो बेचना चाह रहा है ब्रिटेन को, वहाँ वो पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जर्मन के जो
सबमरीन्स थे, जो पनडुब्बियां थी, उन्होंने क्या किया, उन शिप्स में भी अटैक कर दिया। तो अमंग दम वाज एन अमेरिकन पैसेंजर शिप विच सैंक विथ ऑल इट्स क्रू एंड पैसेंजर। और इसमें ही एक अमेरिकन का पैसेंजर शिप था जिसमें सिर्फ पैसेंजर्स थे और क्रू मेंबर्स थे जो ब्रिटेन जा रहे थे, तो उसमें उन्होंने अटैक कर दिया। तो इस एक्ट से जो है एनरिच मतलब अमेरिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने डिक्लेयर कर दिया वॉर जर्मनी के खिलाफ अप्रैल 6, 1917 में। तो इस तरीके से पूरे जो विश्व के कॉन्टिनेंट्स हैं वो इस वॉर में आ गए, ठीक है, इसलिए इसे वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। इन द बिगिनिंग ऑफ वॉर जर्मनी मीट विद द सक्सेस इन ऑन द फ्रंट बैटल, इट सक्सेडेड इन एडवांसिंग टूवर्ड्स फ्रांस, रिपल्स द रशियन अटैक। तो शुरू में क्या है, जर्मनी जो है वो जीत रहा था, ठीक है, जीत रहा था, जो भी बैटल हो रहा था उसमें, तो वो उसने फ्रांस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की और उन्होंने रशियन अटैक को भी रिपल्स कर दिया, मतलब हरा दिया। बट फ्रांस एंड ब्रिटेन सून जॉइन फोर्सेस टू अरेस्ट जर्मन एडवांसेस। लेकिन जल्द ही जो है ब्रिटेन और फ्रांस जो है उन्होंने ज्वाइन किया फोर्सेस को और उनके जो जर्मन के जो एडवांसेस थे उसको रोका। इन द ईस्ट रशियन फेट डिफेंड, और ईस्ट में रशिया को डिफीट मिल गया, हार मिल गई। द रिपीटेड सेटबैक ऑन द बैटल फील्ड लेड टू ग्रोइंग एंटी वॉर सेंटिमेंट इन द कंट्री, ग्रोइंग डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। अब ये इतना ज़्यादा बैटल्स हो रहे थे, इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी, इतना तनाव बढ़ते जा रहा था, तो एंटी वॉर सेंटिमेंट मतलब वॉर को विरोध करने का भी सेंटिमेंट्स जो है, ठीक है, का प्रेरणा जो है वो कंट्री में होते जा रही थी। इससे क्या हो रहा था कि कंट्रीज जो है वो डिमांड कर रही थी किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। वो चाहती थी अब डेमोक्रेसी आए और ये वॉर बंद हो जाए। दिस लेड द ग्राउंड फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917, आफ्टर विच द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विद जर्मनी टू विथड्रॉ रशिया फ्रॉम द वॉर। अब इससे ये जो है, ये जो एंटी वॉर सेंटिमेंट्स थे कि भाई वॉर नहीं होना चाहिए, ख़त्म कर दो भाई ये सभी चीज़, इससे जो है एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है उसने साइन किया एग्रीमेंट जिसमें जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें उसने बोला कि आप रशिया के खिलाफ जो वॉर चल रहा है उसको वो कर दीजिए। और ये कब हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 में। तो यहाँ पे एन आइडियलाइज्ड पिक्चर है लाइफ इन अ ट्रेंच, ठीक है, इस तरीके का ट्रेंच बनाया हुआ है और यहाँ पे कैसे सोल्जर्स रह रहे हैं, ये यहाँ पे सो रहा है, यहाँ पे देख रहा है, और यही सेम रियलिस्टिक पिक्चर है ना, रियलिस्टिक पिक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंच का, ठीक है। ट्रेंच क्या है, देखिए इस तरीके का खुदा हुआ है और यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। तो कितनी दयनीय स्थिति रही होगी वहाँ पे रहने का, सोना वही है, और मतलब बहुत आप मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते उस समय क्या सिचुएशन रही होगी। द वॉर टुक अ डिसिसिव टर्न आफ्टर अमेरिका ज्वाइन द बैटल इन 1970। और ये जो वॉर है, ठीक है, अमेरिका के ज्वाइन करने के बाद एक नया टर्न लिया, डिसिसिव टर्न मतलब एक नया टर्न लिया, इसमें एक डिसीजन होने वाला था। द कंट्री ह्यूज रिसोर्सेज यूज टू बी मोबिलाइज टूर फ्रॉम विद जर्मनी। तो कंट्री के पास जितनी भी रिसोर्सेज थी उसको किसके लिए यूज किया गया, ताकि वो ट्रूप्स भेज सके जर्मनी के लिए। विद इन जर्मनी द पीपल रिपेल्ड अगेंस्ट द एम्परर खाइजर विलियम, फोर्सिंग हिम टू एबिटेट। अब जर्मनी में जो लोग थे, वो जो एम्परर था वहाँ पे काइसर विलियम, इसको वो लोग चाहते थे कि हटा दिया जाए क्योंकि ये वॉर से वो लोग तंग आ चुके थे। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज established in Germany which took steps to end the war। तो अब जो है जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया जिसने ये फैसला लिया है कि ये जो वॉर है इसे अब ख़त्म किया जाएगा। तो दिस लेट अमेरिका डिक्लेयरिंग एन एंड ऑफ वॉर ऑन नवंबर 11, 1918। और इससे क्या हुआ है, अमेरिका को ये जो वॉर है इसको ख़त्म करना पड़ा, कब, नवंबर 11, 1918 में। इन दिस वे द वॉर हैज़ रेज्ड फॉर 4.5 years to came to end. Around 80 lakh soldiers were killed while 2 crore soldiers were injured and many of them dying because of the hardship of war। तो इस तरीके से ये जो वॉर है, ये जो लड़ाई है कब तक चली, पूरे 1.5 साल 4.5 साल तक चली, 4.5 years तक चली। और इसमें 80 लाख सोल्जर्स, आप समझ सकते हैं 80 लाख सोल्जर्स मारे गए, 2 करोड़ सोल्जर्स जो है वो इंज्योर्ड हो गए, ठीक है, हताहत हो गए। और बहुत सारे लोग जो है उसमें ऐसे ही मर गए कि इतना वहाँ इतनी स्थिति खराब थी। अभी हमने ट्रेंच वाला सिचुएशन देखा, इतना वहाँ काम था कि वो उस काम के वो में ही ख़त्म हो गए। द नेशन हु फॉट द वॉर कलेक्टिवली स्पेंड 4,000
पाउंड करोड़, तो इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ इस वॉर एफर्ट में, डिस्टर्बिंग द इकोनॉमिक्स, इससे इनके इकोनॉमिक्स को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। तो इट टुक मैनी ईयर्स फॉर दिस कंट्री टू गेट दिस इकोनॉमिक्स बैक ऑन द रील्स आफ्टर द वॉर। तो बहुत सारे साल लग गए ये जो कंट्रीज हैं इनकी इकोनॉमी को स्टेबल होने में, भाई इतना पैसा खर्चा हुआ। तो अब सोल्जर्स जो थे वॉर में, उनके बारे में हमको थोड़ा सा जानना है। द गवर्नमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज वेंट ऑन मैसिव आर्मी एनलिस्टेड ड्राइव वंस द वॉर वाज अनाउंस्ड। तो गवर्नमेंट जितनी भी कंट्रीज थी उनके गवर्नमेंट ने उनको मैसिव आर्मी जो है वो भेजना था वॉर में, ठीक है, जो भी अनाउंस हुआ है उसमें। तो इन मोस्ट कंट्री एनलिस्टमेंट ऑफ यूथ वाज कंपलसरी। तो एनलिस्टमेंट ड्राइव मतलब एक सूची बना के देना कि कौन कौन आर्मी में जाएगा। तो बहुत सारी कंट्रीज में जो यूथ है उनको इस लिस्ट में उनका नाम लिखना बहुत ज़रूरी था। तो मोस्ट ऑफ देम वेयर पुअर फार्मर्स और लेबरर। द ऑफिसर्स ऑन द हैंड बिलोंग टू अपर इलाइट क्लासेस। अब जितने भी वॉर में जाने वाले लोग थे वो कौन थे? फार्मर्स थे, लेबरर्स थे, गरीब गरीब जो फार्मर्स और लेबरर्स थे, और ऑफिसर्स जो थे, जो अपर क्लास जो लोग हैं, जो थोड़ी रईस लोग हैं, वो ऑफिसर्स में आ गए। दे सॉ दिस पुअर सोल्जर्स एज सो मेनी हर्ड्स ऑफ शीप्स who could thrust into the jaws of death without a second thought। अब इसमें बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो बस चरवाहे थे, उनको कुछ पता भी नहीं था, बस ये था कि अगर इनकी मृत्यु भी हो जाती है तो ये बिना सेकंड थॉट के मर जाएंगे, कोई इनको वो करने वाला नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल द बैटल ऑफ वर्टन, ठीक है, वर्टन में स्मॉल फ्रेंच सिटी है जहाँ पे 10 महीने तक ये वॉर हुआ। इट क्लेम द लाइफ ऑफ एटलीस्ट It claims the life of at least 28,000 जर्मन सोल्जर्स। तो ये जो वॉर है जो 10 महीने चला उसमें 28,000 जर्मन सोल्जर्स और 3,15,000 फ्रेंच सोल्जर्स इनकी डेथ हुई। आई थिंक इट शुड बी 2,80,000, यहाँ पे जीरो मिसिंग है। तो सिमिलरली द बैटल ऑफ सोमे, ठीक है, बैटल ऑफ सोमे ऑल्सो इन फ्रांस, ठीक है, इसमें 20,000 ब्रिटिश कैजुअलिटी इन अ डे, ठीक है, एक दिन में इतनी ब्रिटिश की मृत्यु हुई, और 35,000 जो है वो बैडली वॉन्डेड हुए। वॉन्डेड मतलब उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई, घायल हो गए, और ऑल टुगेदर, ठीक है, पूरा हम देखें तो 4 लाख ब्रिटिश सोल्जर्स, 2 लाख फ्रेंच सोल्जर्स, 6 लाख जर्मन सोल्जर्स वेयर किल्ड इन ईयर लॉन्ग फाइटिंग। तो इतने सारे लोग जो है वो क्या हो गए? मारे गए। द कंट्रीज फाइटिंग द वॉर यूज्ड टू dig long trenches in their territory. Soldiers in the trenches were protected from enemy fire and could fire at advancing enemy soldiers from them। तो अभी हमने ट्रेंचेस देखा था, तो इस तरीके के जो गड्ढे, जो ट्रेंचेस मतलब जो इस लाइन से इस तरीके का गड्ढा उसे ट्रेंच कहा जाता है। तो इस तरीके के लॉन्ग ट्रेंचेस हैं, वहाँ पे सोल्जर्स रहते थे, ठीक है, और इस ट्रेंचेस में रहने से क्या है, कभी भी एनिमी जो फायर कर देता था तो उनके ऊपर डायरेक्ट जो है फायरिंग नहीं हो पाती थी, और जो एडवांसिंग एनिमी इस हैं सोल्जर्स हैं उन पे वो आसानी से हमला कर सकते थे। द सोल्जर्स लीव डे एंड नाइट इन दिस ट्रेंचेस इन अ पिटेबल कंडीशन। तो बहुत ही दयनीय स्थिति, पिटेबल कंडीशन, बहुत ही दयनीय स्थिति में दिन और रात जो है सोल्जर्स इन ट्रेंचेस में रहते थे। दे हैड टू ब्रेव द biting colds and rain for months on end. They slept in the filled pits with dead lying in a pile, rotting, eating by rats. The stench was unbearable with lice and eczema compounding their misery. So सोच पाना भी कितना मुश्किल है कि मतलब वो जो ब्रेव सोल्जर्स थे उनको कड़ाके ठंड में या बारिश में वहीं ट्रेंचेस में रहना पड़ता था, वो वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे। तो स्लश फील्ड पिट्स, ठीक है, तो स्लश फील्ड पिट ठीक है, स्लश फील्ड मतलब जो अगर पानी गिर रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे पानी जमा हो जाएगा, कीचड़ होगा, एक दलदल सा बन जाएगा। तो इस तरीके के जो पिट्स थे, ठीक है, गड्ढे हैं, वहाँ पे उनको सोना पड़ता था। और कई बार ऐसा हो जाता था जो डेड बॉडीज़ हैं वो उनके साथ में ही मतलब वहीं पे ही रहती थी, जो सड़ती गलती रहती थी, जिसे चूहे खाते रहते थे। तो ये जो कंडीशन है, जो स्ट्रेंथ है, वो क्या था, एकदम अनबेरेबल था। और यहाँ पे जैसे लाइस हो गया, जो जुएं हो जाते थे, एक्जिमा हो जाता था, खुजली होने लग जाती थी। तो इनके कंडीशन बहुत ज़्यादा
खराब थी। तो एंटीबायोटिक्स हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड इन दोज डेज, सो इवन अ माइनर इंजरी कुड गेट इन्फेक्टेड इन द अनसैनिटरी कंडीशन। तो एंटीबायोटिक्स उस समय नहीं हुआ करते थे, जो एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है वो बाद में हुई। तो वहाँ पे अगर माइनर इंजरी भी हो रही है, कुछ अगर वो घायल हो गए, कुछ चोट लग गई है उनको, और अगर जो कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है, अनसैनिटरी कंडीशन है, इन्फेक्शन होने का चांस है, तो उस कंडीशन में तो बचना भी मुश्किल था। तो मैनी ऑफ द सोल्जर्स वेयर एक्सपोर्ट टू कैनन फायर फॉर द फर्स्ट टाइम, shattered explosion of heavy cannonballs destroying them and even causing them to lose their mental balance। तो बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो उनको कैनन फायर का में वो मर जाते थे, या तो फिर एक्सप्लोजन्स, ठीक है, हैवी कैनन बॉल्स के एक्सप्लोजन से वो मर जाते थे, जिससे उसकी चिथड़ियाँ उड़ जाती थी, डिस्ट्रॉइटिंग टाइम। और कई लोगों को तो इतना मेंटल टेंशन हो गया था, मेंटल, कि वो पागल ही हो गए थे। इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर मिलिट्री डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड दिस मेंटल इलनेस एंड लुक फॉर अ प्रॉपर केयर। मैनी सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम द फ्रंट सफर मेंटल टेंशन फॉर ईयर्स ऑन एंड लिविंग देम प्रायर टू अदर इलनेस एज वेल। तो इतना ज़्यादा टेंशन था, इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर था कि जो मिलिट्री डॉक्टर्स है उनको भी नहीं समझ में आता था कि ये इतना, मतलब इनके ऊपर मेंटल इलनेस क्यों आ गई है, ठीक है, दिमागी बीमारियां क्यों हो गई थी, और उनको प्रॉपर अब केयर की ज़रूरत थी। तो बहुत सारे सोल्जर्स जो लड़ाइयों से वापस आ जाते थे, फ्रंट मतलब जो जहाँ पे लड़ाई हो रही है वहाँ से, अब तो उनको मेंटल टेंशन सालों साल रहता था। तो एक जो मेंटल टेंशन है उसके कारण उनको कई सारी बीमारियां हो जाती थी। द कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर वॉज इक्वली इनह्यूमन। तो जो कंडीशंस था, जो वहाँ पे वॉर्स में जो रह रहे थे सोल्जर्स का, वो बिल्कुल मतलब अमानवीय था। दे वेयर लुक्ड अपॉन विथ हेटर्स एंड देयर अनकीप वाज कंसिडर्ड अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो उनको हमेशा एक नफरत भरी निगाहों से देखा जाता था, और उनका जो रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं है, उनको एक वेस्ट की तरह कंसिडर किया जाता था, वेस्ट रिसोर्सेज कंसिडर किया जाता था अपनी कंट्री का। तो मोस्ट कंट्रीज डू नॉट observe the international treaties which specified that prisoners of war should be treated humanly। तो बहुत सारी कंट्रीज ने कभी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज जो साइन हुआ उसमें ये साइन होता था कि जो प्रिजनर्स हैं वॉर में उनको ह्यूमनली ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इसको कोई भी ध्यान नहीं देता था। तो जर्मन विच फॉर द वॉर विथ मेनी फ्रंट्स कैप्चर्ड लार्ज नंबर ऑफ प्रिजनर्स विथ अराउंड 25 लाख सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज interned in the war camps। Britain and France had around 3 lakh prisoners each in the camp। अब देखिए इतने सारे जर्मनी जो ने वॉर फ्रंट्स में हो किए, तो उन्होंने 25 लाख सोल्जर्स को कैप्चर करके रखा था, इतने सारे प्रिजनर्स बना के रखे थे, तो रखते कहाँ रहे होंगे? ऑब्वियस है इस तरीके के इनह्यूमनली कंडीशंस में ही रखा जाता रहा होगा उनको। और ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 लाख प्रिजनर्स रखे थे अपने कैंप में। तो अराउंड 30 लाख इंडियन सोल्जर्स फॉट ऑन ब्रिटिश वॉर इन फ्रंट इन अफ्रीका, इराक, फ्रांस विथ अराउंड 74,000 कैजुअलिटीज। तो यहाँ पे 13 लाख जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो वॉर में गए थे, जिन्होंने यहाँ पे अफ्रीका, इराक और फ्रांस के फ्रंट मतलब जहाँ पे वॉर हो रहा है वहाँ पे उन्होंने लड़ाई की, और इसमें 74,000 कैजुअलिटीज़ भी आई। तो उसके बाद हमको देखना है नई टेक्निक्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई थी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।